तो आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th बिहार बोर्ड से 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए गणित का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं, जो परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। और यह सारे के सारे प्रश्न आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी गणित का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताने वाले हैं उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। बताइए कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो संख्या रूट से बाहर निकल जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा वह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन ए में देखें तो रूट 3 है, जो कि रूट 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, यानी यह रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। और जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वह परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर ऑप्शन बी में देखें तो रूट 9 है, और रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, जो कि रूट 9 रूट से बाहर निकल जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूट 9। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। बताइए कि घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, यानी जिसका घात 1 होता है वह रैखिक बहुपद कहलाता है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि जिसका घात 2 होता है वह द्विघात बहुपद कहलाता है, और जिसका घात 3 होता है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है, लेकिन जिसका घात 1 होता है वह रैखिक बहुपद कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि रूट 19 है एक। बताइए कि रूट 19 जो एक संख्या है यह कौन सी संख्या है। तो बताइए रूट 19 का कोई वर्गमूल होता है या नहीं होता है। तो रूट 19 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, जो कि यह रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। और जो रूट से बाहर नहीं निकलता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक क्या है। बताइए कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक कितना है। तो यह जानने के लिए हम लोग सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 मर्तबे लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो बताइए 70 बार में जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 35 बार में जाएगा। फिर हम कितना से लगाएंगे, तो अब 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, तो 5 से लगाएंगे। 5 से लगाने पर कितना आता है, तो 5 से तो 35, 7 आता है। चलिए यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ कर लेते हैं, 7 आया। फिर हम 7 में कितना से लगाएंगे, तो 7 में 7 से लगाएंगे, जो कि कितना बार में जाएगा, तो 1। अभाज्य गुणनखंड तब तक करना है जब तक यहाँ पर 1 ना हो जाए। तो 1 हो गया। आप बताइए कि इस 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 कितनी बार आया है। 7 का घातांक मतलब 7 कितनी बार आया है, तो 7 एक बार आया है। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। यानी 7 का घातांक यहाँ पर कितना है, तो 7 का घातांक 1 है। आप लोग याद रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7 एवं 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0 हो, तब 42 और 35 का मौसो होगा। दोस्तों, अगर आप लोग को इस विधि से नहीं आता है तो आप लोग इसको भाग विधि से बना सकते हैं। 42 और 35 का मौसो निकालना है, तो जो संख्या बड़ा होता है उसको आप बीच में रख दीजिए। तो 42 बड़ा है तो इसको हम बीच में रख दिए, और जो छोटा संख्या उससे डिवाइड कर दीजिए। तो छोटी संख्या इसमें कितना है, तो 35 है। 35 के 35, 35 दूना 70, मतलब 70 अधिक हो जाता है, तो हम एक बार में लगाएंगे 35। और यहाँ देखिएगा घटाइए तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, और 3 3 कट जाएगा। और इस साइड वाला जो 35 है वो यहाँ आ जाएगा, और लगाइएगा तो 7 पंचे कितना हो गया, तो 35 हो गया, जो कि 35 35 कट गया। तो बताइए कि पूरा पूरी कितना से कट गया, तो पूरा पूरी 7 से कटा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका जो मौसा हो जाएगा वह 7 हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग भाग विधि से बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बताइए कि किसी बाह्य बिंदु का अर्थ होता है बाहरी बिंदु। तो बताइए कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। बताइए कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होता है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग की सम संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए यानी कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। और शुरू से हमको 10 को सम संख्या लेना है, तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 2 से स्टार्ट होता है। और माध्य निकालने के लिए आप लोग याद रखिएगा कि माध्य निकालने के लिए
हम सभी संख्या को जोड़ देते हैं और जितना संख्या रहता है उससे डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम शुरू से 10 को सम प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। तो शुरू से लेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा, इसके बाद प्लस 10 प्लस 12, इस प्रकार से 12 और प्लस कितना आ जाएगा तो 12 प्लस 14 आ जाएगा, और प्लस 16 आ जाएगा, और प्लस 18 आ जाएगा, और प्लस 20 आ जाएगा। देखिए 10 सम प्राकृतिक संख्या ले लिए, आप लोग गन के देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 सम प्राकृतिक संख्या लेना है और इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्या रहता है उसको जोड़ देते हैं और जितना संख्या है उससे डिवाइड करना है। तो टोटल संख्या कितना है, तो टोटल संख्या 10 है। अब सबको ऐड कर लीजिए, चलिए जोड़ लेते हैं सबको। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 20 10 30 30 12 42 42 में 14 जोड़ेंगे। तो 42 में 14 जोड़ने पर क्या होता है, 42 4 46 56, 56 और 16, 56 और 16 को आप लोग जोड़ लीजिए। तो 56 और 16 को जुड़िएगा तो 6 6 12 62 72 आ जाएगा। 72 में आप 18 जुड़िएगा तो 72 8 80 80 10 90 90 या 20 कितना हो जाएगा, तो 110। 110 आ गया, जोड़ करके नीचे में कितना है तो 10 है। और जब आप लोग इसको काटिएगा तो 11 बार में जाएगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि माध्य निकालने के लिए हम सभी संख्या को जोड़ते हैं और जितना संख्या उससे डिवाइड कर देते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि बिंदु इतना का भुज है। बताइए कि बिंदु इतना का भुज है। तो बिंदु जो है इतना का भुज है, तो बिंदु अगर मान लेते हैं हम एक्स वाई मान लेते हैं, अगर बिंदु कोई है तो जो एक्स के स्थान पे रहेगा उसको हम लोग भुज कहते हैं। जो एक्स के स्थान पे रहता है उसको हम लोग भुज कहते हैं, और जो वाई के स्थान पर रहता है, याद रखिएगा कि जो वाई के स्थान पर रहता है उसे हम लोग कोटि कहते हैं। तो बताइए आप लोग कि इसमें भुज कितना है, तो एक्स के स्थान पर इसमें कितना है -12, तो इसका भुज क्या हो जाएगा, तो माइनस का, अरे इसका भुज कितना हो जाएगा, तो माइनस का 12 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, जो कि माइनस नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा जो पहला वाला होता है वह भुज का मान होता है, और जो दूसरा वाला होता है वह कोटि का मान होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि cos a गुना tan a का मान क्या होगा। बताइए, सॉल्व करके बताइए दोस्तों आप लोग कि इसका मान क्या होगा, cos a इंटू tan a का मान। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। cos a को cos a लिखेंगे गुना tan a। बताइए दोस्तों, tan a का आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि tan a को हम लोग लिख सकते हैं sin a बट्टा cos a। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा कि tan a को हम लोग लिख सकते हैं कि sin a बट्टा cos a। तो cos a से cos a चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो sin a बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से है। बताइए कि मूल बिंदु से इतना की दूरी कितना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो भी है उसको स्क्वायर करके रूट में रख दीजिए। चलिए कितना है, तो -3 है तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, और 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट में रख दीजिए। चलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर आपको लोग को पता होगा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पर माइनस हट जाएगा, कला कि माइनस माइनस को गुना करिएगा तो प्लस हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है, और 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना है, तो 5 है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि बिंदु इतना मतलब -3 कॉमा +5 किस चतुर्थांश में है। अच्छा माइनस प्लस, बताइए कि शुरू में माइनस और बाद में प्लस, शुरू में माइनस और बाद में प्लस किस चतुर्थांश में आता है। तो ये मैं लिख देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम में प्लस प्लस आता है, प्रथम में प्लस प्लस आता है, द्वितीय में माइनस प्लस आता है, द्वितीय में माइनस कॉमा प्लस आता है, और तृतीय में माइनस कॉमा माइनस आता है, और चतुर्थ में प्लस कॉमा माइनस आता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम में प्लस प्लस, और द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, और चतुर्थ में प्लस माइनस। तो यहाँ पर क्या है, तो माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस द्वितीय में ना हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल परीक्षा में आता है, तो आप लोग अच्छे से आप लोग याद रख लीजिएगा कि प्रथम में प्लस प्लस आएगा, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, और चतुर्थ में प्लस माइनस। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि एक द्विघात समीकरण का घात होगा। अच्छा द्विघात समीकरण है तो घात तो दुई ना होगा। एक द्विघात समीकरण का घात कितना होगा, तो एक द्विघात समीकरण का घात 2 होगा, एक रैखिक समीकरण का घात 1 होगा, और एक त्रिघात समीकरण का जो घात होगा वह 3 होगा। लेकिन यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो इसका घात क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। बताइए कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। आप लोग याद रखिएगा कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि इतना का बहुलक है। बताइए कि इनमें बहुलक क्या है। तो जो आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार आया होगा,
जो संख्या ज्यादा बार आया होगा वही क्या होगा, इसका तो बहुलक। तो बताइए कि इस आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार क्या आया है। तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पर देखिएगा तो 9 10 11 9 10 11 11 5 6 6 7 11, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा बार अगर देखिएगा तो 11 आया है। कितनी बार आया है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जो कि सबसे ज्यादा बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार क्या है, तो 11 है, इसीलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। आप लोग याद रख लीजिएगा कि बहुलक निकालने के लिए जो आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही उसका क्या होता है, तो बहुलक होता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा होती है। बताइए कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, और व्यास का जो आधा होता है, आप लोग याद रखिएगा कि व्यास का आधा क्या कहलाता है, तो व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है। व्यास का आधा त्रिज्या कहलाता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि दो संख्याओं यानी 100 और एगो संख्या 190 है कि मौसौ एवं लौसौ का गुणनफल है। बताइए कि दो संख्या है 100 और 190 में से मौसौ एवं लौसौ का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप लोग को सूत्र पता होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसौ और गुना लौसौ। तो हम दोनों संख्या का गुणनफल जो करेंगे वही मान होगा मौसौ गुना लौसौ का। तो मौसौ और गुना लौसौ का जो मान होगा, मौसौ और गुना लौसौ का जो मान होगा वो क्या होगा, तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, तो 100 और 190। आप लोग इसको गुना करके देखिएगा, गुना करने पर 19,000 हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा। यहाँ पर दो संख्या तो दो संख्या यहाँ आ जाएगा, यानी 19,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, आपसे एक नंबर में भी पूछ सकता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसौ गुना मौसौ, यानी मौसौ गुना लौसौ का। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि यदि a और b दो अभाज्य संख्या हो तो रूट a प्लस रूट b होगी। बताइए कि a और b दोनों क्या है, तो अभाज्य संख्या है। और तो बताइए कि रूट a प्लस रूट b क्या है। तो मान लेते हैं कि अभाज्य संख्या हम लोग दो मान लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। तो मान लेते हैं कि दोनों संख्या जो अभाज्य है दो और दो है। तो यहाँ पर रूट में a है तो रूट में हम दो रख लेंगे, और रूट में b है तो मान लेते हैं अभाज्य संख्या दो न माने हैं तो दो मान लेते हैं। चलिए, और इसको जब जुड़िएगा तो रूट दो और रूट दो क्या आ जाएगा, तो टू रूट दो। अब बताइए दो रूट दो जो है वो कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर दो अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है और रूट में है और दोनों जोड़ में है, तो हमेशा क्या होगा, तो वह अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि एपी इतना का 10वां पद होगा। बताइए कि एपी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। तो जो यहाँ पर होता है वह क्या होता है, तो प्रथम पद यानी ए का मान होता है। तो बताइए इसमें ए का मान कितना है, तो ए का मान 2 है। इसके बाद डी का मान, तो डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरा पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। यानी डी का मान हमारे पास 5 है। अब हमको निकालना क्या है, तो 10वां पद। 10वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस 9 गुना डी, ए प्लस 9 गुना डी, यानी ए प्लस 9 डी। तो चलिए मान रख दीजिए ए का मान कितना है, तो ए का मान 2 है और 9 गुना डी का मान कितना है, तो 5 है। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 2 प्लस कितना आ जाएगा, तो 9 पछे 45 और 45 और 2 को जोड़िएगा तो 45 और 2 को जोड़ने पर कितना आता है, तो 47 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। बताइए दोस्तों कि रैखिक समीकरण में घात की संख्या कितना होगा, तो जिसका घात 1 होता है वही ना रैखिक समीकरण होता है। तो रैखिक समीकरण में घात कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि सभी वृत्त है। बताइए कि सभी वृत्त कैसा होता है, तो सभी वृत्त समरूप होता है, समान रूप का होता है, यानी सभी वृत्त समरूप होता है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्न किए हैं, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह 20 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए, यानी 20 प्रश्न में से आप लोग खुद से कितना प्रश्न बना पाए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि यह 20 प्रश्न में से आप लोग खुद से कितना प्रश्न बना पाए। और दोस्तों यह सारे के सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा और अच्छे से बना लीजिएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।